Good morning, everyone. Good morning, class. Okay, so we can start the topic of different receivers. That is called AM receivers. राइट? अब अगर मैं आपसे AM रिसीवर की बात करूं तो यहां पर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में जाने से पहले आपको रिसीवर के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं फर्स्ट दो रिसीवर्स की बात करूंगा। गिव द हेडिंग AM रिसीवर्स। AM रिसीवर पर अगर अपन बात करें तो AM रिसीवर टू टाइप्स के हैं जनरली। वन इज AM रिसीवर्स पर मैं दो रिसीवर्स की बात कर रहा हूं। पहला रिसीवर अपने पास है TRF। TRF TRF का मतलब है ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी। ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, राइट। और सेकंड है अपने पास सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। राइट, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। ये दो रिसीवर है अपने पास। देखो अब तक हम लोगों ने जनरल सिग्नल्स तो पढ़े थे, सॉरी जनरल टोपोलॉजी, जिसमें से मैंने कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको AM पढ़ा दिया, FM पढ़ा दिया, PM पढ़ा दिया। बट अगर अब मैं डिफरेंट रिसीवर्स की बात करूं तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपने पास AM रिसीवर। बहुत क्रूशियल टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ बिट्स यहां से बनती हैं। वन इज TRF, वन इज सुपर हेट्रोडाइन। अगर हम पहले रिसीवर की बात करें, दैट इज कॉल्ड TRF, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। गिव द हेडिंग ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। अब जब आप ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर की बात कर रहे हैं, TRF रिसीवर, तो देखो इसमें फर्स्ट अगर मैं ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाऊं तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट सॉरी राइट। देखिए सबसे पहले अपने पास अगर बात की जाए तो ऑडियो AF, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी किस पर भेजी जा रही है? AM मॉड्यूलेटर पर। AM मॉड्यूलेटर, और AM मॉड्यूलेटर के थ्रू ये स्पेस पर भेजी जा रही है। फिर एक एंटीना होगा रिसीवर पर जो इसको रिसीव करेगा। जहां पर ये आपको पता है, यहां स्टूडेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है,
इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये इस एंटीना के थ्रू इस एंटीना पर जाएगी। पहले इसको फ्री स्पेस में रेडिएट कराया गया और अब इस एंटीना से रिसीव होगा। जब ये इस एंटीना से रिसीव होगा तो रिसीविंग के टाइम पर यहाँ एक आरएफ एम्पलीफायर लगा हुआ है। दिस इज आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आरएफ सिग्नल डीमॉड्यूलेटर किट पे जाता है। दिस इज डीमॉड्यूलेटर किट। आफ्टर डीमॉड्यूलेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से केवल ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बचता है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डीमॉड्यूलेटर में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हटा लिया जाता है। और अब अपने पास एक होता है एएफ एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसके बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ को प्रॉपर सुनने के लिए पावर एम्पलीफायर होते हैं, पावर एम्पलीफायर। और इसके बाद अगर और पावर एम्पलीफायर के बाद साउंड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो इसके बाद लाउड स्पीकर लगा होता है। लाउड स्पीकर ये आउटपुट है। एक बार आप इसको फ्रेम आउट कर लीजिए। ये रहा पावर एम्पलीफायर और इसके बाद ये रहा लाउड स्पीकर। बना लीजिए एक बार इसको, फिर अलग अलग डाटाबेस को बताता हूँ। बना लिया क्या? चलिए देखिए, एएम रिसीवर आज का टॉपिक है। एएम सिग्नल को जो हम रिसीव करते हैं तो एएम रिसीवर का क्या लॉजिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीवर में टू टाइप्स के रिसीवर मार्केट में है। वन इज टीआरएफ रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को कम से कम शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में होना चाहिए। एसएचआर सुपर हेक्टोडाइन रिसीवर और टीआरएफ रिसीवर, दो टाइप के रिसीवर होते हैं। वन इज टीआरएफ, वन इज सुपर हेक्टोडाइन। पहली बात हम कर रहे हैं ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर की, टीआरएफ रिसीवर की। तो ध्यान से देखिए, एएम सिग्नल को भेजते समय आपको पता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर हमें भेजना है तो पहले उसमें एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा और फिर आप इसको भेज रहे हैं।
डिमॉड्यूलेटर पर जहां इसका डिमॉड्यूलेशन होना है तो सबसे पहले इसे पहले इसको फ्री स्पेस में रेडिएट किया गया, समझ पा रहे हैं सभी। जब इसको फ्री स्पेस में रेडिएट किया तो ये वाला एंटीना रिसीवर का इसको कैच करेगा। कैच करने के बाद इसमें अंदर लगा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मैसेज इनटू कैरियर के बाद अब इस सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है और ये स्ट्रेंथ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का अंदर डिमॉड्यूलेशन हुआ, डिमॉड्यूलेशन के अंदर हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लिया। क्या किया? कैरियर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लिया। जब कैरियर फ्रीक्वेंसी हट गई तो क्या केवल जो हमने भेजा था वही ऑडियो फ्रीक्वेंसी आ गई। बट ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो मैंने भेजी है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो आवाज यहां है, मैं चाहता हूं आपके पास जो मेरी आवाज पहुंचे वो थोड़ा इससे बुलंद पहुंचे, तेज पहुंचे। तो हम वहां क्या लगा रहे होंगे? ऑडियो फ्रीक्वेंसी की भी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होंगे, एम्पलीफायर। अगर एम्पलीफायर स्टेज से भी अच्छी आवाज नहीं मिल रही तो हम पावर एम्पलीफायर लगाते हैं। नॉर्मल ट्रांजिस्टर से जो एम्पलीफायर बनते हैं उनकी वॉइस सिलेक्शन वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम सॉरी पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पावर एम्पलीफायर। और पावर एम्पलीफायर में CA104 हाई पावर ट्रांजिस्टर लगते हैं, जैसे बूफर्स होते हैं, राइट। और अगर उसके बाद भी आपको अपने कमरे में आवाज सुनते समय बहुत ज्यादा पेक्यूलियर आवाज चाहिए तो आप क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट बूफर्स, लाउड स्पीकर हवा में लगा देते हैं, कमरे में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसका मतलब लाउड स्पीकर लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट असेंबली कहलाती है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। इसमें अब हमें एक एक करके चीजों को समझना पड़ेगा। पहले जनरल बात क्लियर हो रही है? आपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी को भेजा, कैरियर से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास AM सिग्नल बना, इसको हवा में रेडिएट किया फ्री स्पेस में, दूसरे एंटीना ने इसको रिसीव किया। एंटीना के पास अब जो किट है उसमें RF एम्पलीफायर लगा है, उसे कहते हैं RFID। जैसे अगर आपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ऑब्जर्व किया हो, जब मैं माइक से बोलता हूं तो एक बड़ी सी किट रखी हुई है, उसके ऊपर एक छोटा सा RFID रखा हुआ है। RFID का एंटीना होता है। RFID का एंटीना जो मैं बोल रहा हूं जिस माइक से, उस माइक के सिग्नल को कैच करता है, राइट। अगर मैं क्लास के बाहर भी निकल जाऊं और मैं कुछ बोलूं तो RFID की रेंज है 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर तक की रेंज पर वो सिग्नल को कैच कर लेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या कराना है? एंटीना से सिग्नल को कैच। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर उसके अंदर लगा होता है, उसी को RFID कहते हैं। इसने प्रॉपर सिग्नल को कैच कर लिया। अगर मान लो सिग्नल बीच में डिस्टॉर्टेड भी था तो इसको प्रॉपर कैच कर लेगा। और प्रॉपर कैच करने के बाद डिमॉड्यूलेटर जो लगा है, डिमॉड्यूलेटर के अंदर क्या होगा? जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी, अब जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल गया उससे आपने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हटाया और जो भेजा था वो सिग्नल फिल्टर किया, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी में एम्पलीफायर लगा लो, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, और अच्छी आवाज चाहिए पावर एम्पलीफायर लगा लो, और ज्यादा प्रॉपर सिग्नलिंग चाहिए तो आप लाउड स्पीकर लगा लो। क्लियर? अब देखो जरा, जैसे FM की बात करें तो FM में आपको याद होगा, FM पर 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज की हमारे पास रेंज है। और कैरियर फ्रीक्वेंसी इज एलोकेटेड, यहां डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज एलोकेटेड फॉर ब्रॉडकास्टिंग FM। FM को ब्रॉडकास्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज थी। याद करिए, जैसे से फॉर एग्जांपल 91.1, क्या नाम था इसका? रेडियो सिटी। अरे FM सुनते हो नहीं सुनते आप लोग? वो भी बंद होगा। 92.7 बिग FM, 93.5 रेड FM, राइट, 98.3 रेडियो मिर्ची। अब ये जितनी अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी हैं, आपने रेडियो सिटी अगर ट्यून करना है तो आप इसको ट्यून कर सकते हो।
बिग एफएम ट्यून करना है, बिग एफएम ट्यून कर सकते हो। रेड एफएम ट्यून करना है, रेड एफएम ट्यून कर सकते हो। रेडियो मिर्ची ट्यून करना है, रेडियो मिर्ची, फीवर, अलग अलग चैनल है। तो ये सारे चैनल किस किस फ्रिक्वेंसी रेंज पर है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग नॉब से जिसको सेलेक्ट करना होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जरा देखो एएम के लिए ये बात कैसे लगती है। हम एएम रिसीवर पढ़ रहे हैं ना कि एफएम। एएम पर अगर एएम की बात की जाए तो एएम पर स्टार्टिंग रेंज होती है 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज। 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज, लिख लीजिए इसको एएम। 550 से 1650 किलोहर्ट्ज। हो गया। देखो एएम पर 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज है। यहां बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, मान लो 10 किलोहर्ट्ज, राइट। तो बताओ यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1650। लोवेस्ट कितनी है? 550। 1650 और 550 का अंतर बताओ। 1100। अब 1100 किलो हर्ट्ज में हर चैनल की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है? 10 किलो हर्ट्ज। तो 1100 किलो हर्ट्ज में हर चैनल की बैंडविड्थ 10 किलो हर्ट्ज है। तो टोटल कितने चैनल हो गए? अगर नंबर ऑफ चैनल्स निकालेंगे, क्या 110 हो गए? इसका मतलब नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो गए? 110। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो रही होगी। फाइन। अब मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा है यहां आपके पास स्टार्टिंग रेंज थी 550, लास्ट एंड रेंज थी 1650, और हर जो भी स्टेशन एलोकेशन किया जा रहा है वो 10 किलो हर्ट्ज का है। उसकी बैंडविड्थ कितनी है? 10 किलो हर्ट्ज। तो क्या अपन कह सकते हैं 550 से 1650 तक जाते हुए टोटल एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी है 1100। टोटल 1100 किलो हर्ट्ज में कितने स्टेशन बनाए जा सकते हैं? हर स्टेशन की बैंडविड्थ कितनी है? 10 किलो हर्ट्ज। तो अगर मैं 1100 में 10 का भाग दे दूं तो क्या नंबर ऑफ स्टेशन नहीं आ जाएंगे, चैनल्स? तो कितने स्टेशन बना सकते हैं हम? 110। अब ये जो 110 स्टेशन हैं, इन 110 स्टेशन को जरा प्रॉपरली वॉच करो। देखो जरा, जैसे मान लो सॉरी, ये रहा पहला स्टेशन, ये स्टेशन नंबर 1। 550 से स्टार्ट हुआ, ये 560 के तक गया होगा। इन दोनों के बीच की बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज। अब 560 के बाद 560 से 570 एक रहा होगा। दूसरा स्टेशन, इसकी भी बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज। फिर 570 से 580, फिर 580 से 590, फिर 590 से 600, मान लो
यहाँ 600 से 610, क्या ये डॉट डॉट करते 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 लास्ट स्टेशन जो होगा 110 नंबर, क्या ये 1640 से 1650 के होगा? सभी की बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है। बोलो, क्या ये बात सभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? एएम के अंदर 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज के बीच में 10-10 किलोहर्ट्ज के 10-10 किलोहर्ट्ज के 10-10 किलोहर्ट्ज के 110 स्टेशन है, राइट? और अब इस स्टेशन में मुझे एक साथ इतने स्टेशन हैं, लेकिन सुनना किसी एक को है, तो मुझे क्या करना होगा? पर्टिकुलर एक अनुनाद आवृत्ति बनानी होगी, उस अनुनाद आवृत्ति को मैं सुनूंगा। बना लो इसको जरा। ये पूछता है नंबर ऑफ चैनल्स, आंसर इज 110। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास देखो अभी दिमाग में कई क्वेश्चन चलते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये चलता है कि सर क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहां खत्म हुआ और अगला वहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्या? अगला बिल्कुल यहां जहां एक ये खत्म हुआ फिर अगला वहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्या? राइट? इसके लिए हम लोग सैंपलिंग कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, एलाइजिंग इफेक्ट, राइट? तो ये मैं डिजिटल कम्युनिकेशन में बताऊंगा, सैंपलिंग थ्योरम और एलाइजिंग इफेक्ट। अभी हमारा मोटो ये है, मैं इन जनरल ऐसा लिख देता हूं, लगभग इन एएम ब्रॉडकास्टिंग, इन एएम ब्रॉडकास्टिंग, in AM broadcasting, approximately we can multiplex, we can multiplex 110 stations। लगभग 110 स्टेशन हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं। कोई गार्ड बैंड नहीं लगा रहे। अगर मान लो इनके बीच में कोई गार्ड बैंड लगाते, उतने के गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी, हर दो स्टेशन के बीच में गार्ड बैंड लगता, तो गार्ड बैंड की फ्रीक्वेंसी और यूज होती और 110 स्टेशन से कम स्टेशन यूज होते। मैंने अधिकतम मान लिया, कितने यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल सटे हुए हैं ये आपस में, आसपास, क्लोजली स्पेस्ड, राइट? अब यहां अगर ट्यून्ड एम्पलीफायर को लिया जाए, किसको? ट्यून्ड एम्पलीफायर, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं ट्यून्ड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर विल नॉट amplify but will not amplify all the frequency, it will selected, yeah, it will select the particular frequency, it will select the particular frequency
which depends upon resonant frequency, which depends upon which depends upon resonant frequencies, राइट। इसका मतलब है एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब यहां देखो क्या ट्यून करना आसान होता है अपने लिए। अपने लिए ट्यूनिंग नॉब में सी को चेंज करना आसान होता है, तो मैं कह सकता हूं यूजिंग ट्यूनिंग नॉब, using tuning knob we are changing value of कैपेसिटर। और जब आप कैपेसिटर का मान बदलोगे स्टूडेंट्स तो एफ आर का मान चेंज होगा। तो मान लीजिए इधर देखो, मैंने एफ आर फ्रिक्वेंसी ये वाली ले आया मैं, तो आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा। देखो इधर 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 अनुनाद रेजोनेंस कर्व कैसा आता है। एक पर्टिकुलर रेजोनेंस कर्व की बात करें तो क्या रेजोनेंस कर्व, समवाट लाइक दिस आता है। ये रही अपने पास अनुनाद आवृत्ति। अगर मैंने ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसी एफ आर अचीव कर ली, तो बताओ एफ आर अचीव करने का मतलब, अगर मैंने एफ आर को अचीव कर लिया तो क्या मैं उस सिग्नल को कैच कर लूंगा। उस सिग्नल को कैच करने का मतलब देखिए यहां पर एफ आर का मतलब है लाइक दिस। मैं इस सिग्नल को कैच कराने की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ये रेडियो रिसीवर ऐसे लगा दिया, अब बताओ मैं अगर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहा हूं तो मेरे पास ये वाला सिग्नल आ जाएगा। इधर देखिए श्रुति, इस बार आपने चलते हुए यहां लगाया रेडियो रिसीवर, ये वाला सिग्नल आ जाएगा। यहां लगाया तो ये वाला सिग्नल आ जाएगा। इसका मतलब ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में है ना। तो आप अपने मोबाइल में ट्यूनर बदलते जाओगे, ट्यूनर बदलते जाओगे तो जिस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करते जाओगे। फाइन, राजरानी क्लियर है। इसका मतलब इतने सारे 110 स्टेशंस में से आप जिस स्टेशन को ट्यून करना चाहोगे आप उसको ट्यून कर सकते हो। फाइन, क्लियर है इतना। अब ये जो हम ट्यूनिंग कर रहे हैं, ट्यूनिंग के बाद आरएफ एम्पलीफायर क्या करता है ये भी जरा समझ लो। यही तक लिख पाया था, लिख चुके हैं ना आप लोग, लिख लीजिए। हो गया। अब देखो अगर आरएफ एम्पलीफायर क्या कर रहा है। आरएफ एम्पलीफायर is used to increase RF amplifier is used to increase the signal strength,
फुल स्टॉप। और आरएफ एम्पलीफायर है क्या? एक ट्यून एम्पलीफायर। RF amplifier is a tuned amplifier which is used to select which is used to select which is used to select the required signal which is used to select the required signal full stop। डिमॉड्यूलेटर भी लगा हुआ है अंदर। तो डिमॉड्यूलेटर क्या कर रहा है? डिमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स RF signal into AF signal, audio frequency signal, and AF amplifier, audio frequency amplifier, AF amplifier and power amplifiers and power amplifiers are used to increase the signal strength to the required level। इसका मतलब क्या है जरा समझो, पहले लिख लो इसको। हो गया कंप्लीट? कंप्लीटेड। चलो अब देखो, बहुत तरीके से समझना, 3 पैरामीटर समझने हमें। पहले तो ये समझ में आ गया होगा सबको, मैं 1 से 2 बार ये बात कह चुका हूं आपसे। देखो इस ब्लॉक डायग्राम पर फर्स्ट पर्पस क्या था अपना, यहां से ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गया, इसको अगर आपको भेजना है तो इसमें एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मल्टीप्लाई, ताकि अब आप इसको फ्री स्पेस में रेडिएट कर सकें। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फ्री स्पेस। अब एक रिसीवर पर एंटीना लगा होगा जो इस सिग्नल को कैच करेगा। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, आरएफ एम्पलीफायर, देखो मैंने बार बार बोला है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इसको प्रॉपर लेकर चलेगा, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंदर क्या लगा है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कितने सिग्नल यहां से जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे 110 स्टेशन हैं। यही रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंदर लगा है अनुनाद आवृत्ति का बैंड, जो ट्यूनर इस वाले सिग्नल को कैच कर देगा। किसको? जिसको मैं कैच करना चाहता हूं। इसको कैच कराने के लिए हमने एक अनुनाद आवृत्ति का ग्राफ लिया, जिसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर्व। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर्व किससे आता है? FR बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC।
आपको पता है कैपेसिटेंस को वेरी कराना बहुत आसान है, तो वेरी कैपेसिटर लेकर आप सी की वैल्यू बदलते हैं जिससे अनुनाद आवृत्ति चेंज होती है। मान लो अभी आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया 600 किलोहर्ट्ज, राइट। आपने ये कोई स्टेशन सेलेक्ट किया 600 के वाला। अब अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो 600 से 610 के बीच का एवरेज 605 वाला सिग्नल है। कितना है? 605 वाला। ये जो सिग्नल है, इस स्टेशन को अगर हमने डिटेक्ट किया तो होगा क्या, RFID के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, करेक्टरिस्टिक लगी हुई है जो इसको एलोकेट करेगा, इसको लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अब जब ये सिग्नल हमने कैच कर लिया तो RF एम्पलीफायर इज यूज्ड टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ एज वेल एज RF एम्पलीफायर इज ए ट्यून एम्पलीफायर which is used to select the required signal। जिस सिग्नल की जरूरत है उसको कैच करेगा। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? डीमॉड्यूलेटर RF सिग्नल से AF सिग्नल में कन्वर्जन करेगा। मतलब ये जो सिग्नल अपने पास गया होगा, ध्यान से देखिए, एक्चुअल में इसमें हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई है। आप इसमें हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई को हटा लेंगे। किसको हटा लेंगे? हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जब हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हटा लेंगे तो क्या केवल मैसेज फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल ही बचेगा, राइट। और आपको जो आपने भेजा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसकी रेंज जीरो, मतलब आप मान लो 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज है, इतनी ही स्ट्रेंथ आपको चाहिए। अब इसमें 10 की पावर 6 का गुणा हो जाए, आपको 10 की पावर 6 नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल वे। तो ये नॉर्मल सिग्नल को बनाएगा। मतलब क्या करेगा, इसमें जो मेगा का गुणा हुआ है उस मेगा को खींच लेगा, और आफ्टर फिल्ट्रेशन अब जो सिग्नल आएगा डीमॉड्यूलेटर से वो कौन सा सिग्नल हो जाएगा? ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज होती है, राइट। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर भी लगा हुआ है, पावर एम्पलीफायर भी लगा है, ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा लें। जैसे मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं तो आपको आवाज प्रॉपर तेज सुनाई दे, इसके लिए आप ऑडियो एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर लगा सकते हैं। फाइन। अब देखो इसके फायदे क्या हैं। मैं अगर रिक्वायरमेंट बेस पर बात करूं तो आप तीन बातें चाहते हैं एज ए डिजाइनर। आप चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर ऑफ ए रिसीवर, कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ ए रिसीवर। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर की बात करूं तो यहां पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट, सेंसिटिविटी। दूसरा, सेलेक्टिविटी। तीसरा, फिडेलिटी। ये तीन बातें होती हैं। फर्स्ट गिव द हेडिंग सेंसिटिविटी। ये तीन पैरामीटर आपकी रिक्वायरमेंट है। पहले बात कर रहे हैं सबसे पहले सेंसिटिविटी की। लिख लीजिए इसमें जल्दी से। सेंसिटिविटी में भी डिफाइंड एज sensitivity may be defined as the minimum signal strength that should be maintained at the input of a receiver to get a standard output, to get a
स्टैंडर्ड आउटपुट। ये भी लिख सकते हैं एक लाइन, द sensitivity depends upon the overall gain of the receiver. मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, आप पहले इसको यहाँ तक लिख लो, प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी। ये स्टूडेंट रिसीवर टॉपिक है, रिसीवर, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर और टीआरएफ, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। इमेज फ्रीक्वेंसी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब एक होगा प्री एम्फेसिस, एक होगा डी एम्फेसिस सर्किट्स, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर, ये कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स के बाद डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा, राइट, एनालॉग ओवर हो जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ, पीपीएम पल्स पोजीशन, डीपीसीएम, नहीं पीसीएम डीपीसीएम, फिर डीएम और एक और होता है एडीएम। एक होता है पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, एक होता है एडीपीसीएम, एक होता है आपके पास एडीएम, ठीक है, डीपीसीएम। फिर उसके बाद बाइनरी सिग्नलिंग है, एएसके, एफएसके, पीएसके। फिर एमआरए सिग्नलिंग है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्यूपीएसके, 8 पीएसके, 16 पीएसके, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। सॉरी, देखो, जैसे मान लो आपने एक, इधर देखो, आपने स्टूडेंट्स क्या किया, ये था रिसीवर एंटीना, और आपके पास एक सिग्नल आया जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है 1 वाट। इसके अंदर डिफरेंट गेन मैकेनिज्म लगी होगी, और अब इसमें जो रिक्वायर्ड पावर आउटपुट आ रही है वो 100 वाट आ रही है। मतलब आपने जो सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिली थी उसकी पावर कितनी थी यहाँ जो रिसीवर की, 1 वाट, और आपने जब इसको सुना तो ये कितनी पावर से रेडिएट कर रहा है, 100 वाट। अच्छा है, ये 1 वाट के पावर लेवल से 100 वाट जा रहा है, इसका मतलब इसका पावर गेन कितना था, 100/1 बराबर 100। यस, लेकिन मान लीजिए यहां पर अगर मेरे पास, सेकंड देखो जरा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाता, आपने 0.1 वाट का रेडिएट किया और आउटपुट 100 वाट मिल रहा होता, तो अब क्या हम इसको कह सकते हैं कि इस बार गेन पर मिला क्या, 100.1 से, तो इसका मतलब ओवरऑल गेन 1000। अब बताओ दोनों को देखकर किसकी सेंसिटिविटी अच्छी है,
1 वाट वाले सिग्नल को 100 वाट पर रेडिएट करा ले जा रहे हैं, 0.1 वाट वाले को भी 100 वाट पर रेडिएट कराए ले जा रहे हैं। दोनों में किसकी सेंसिटिविटी अच्छी है? सेंसिटिविटी का मतलब जितने कम लेवल के सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी आउटपुट पर देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? मोर सेंसिटिविटी, राइट। जैसे मेजरमेंट में सेंसिटिविटी था, जितनी कम करंट का भी आउटपुट पर डिटेक्शन हो पाए, तो जितनी कम पावर का भी आउटपुट पे डिटेक्शन हो पाए। 1 वाट वाले को भी 100 वाट पर रेडिएट कराना है, 0.1 वाट से भी आउटपुट कितना लाना है? 100 वाट। इसमें गेन बढ़ा देना चाहिए, तो गेन बढ़ाकर हम बहुत लो वैल्यू के पावर को भी हाई पावर में रेडिएट करा पाते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इन दोनों में बताओ कौन सा मोर सेंसिटिव है? 0.1 वाट। बनाओ एग्जांपल। ये है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। देखो लिखा है ना, सेंसिटिविटी में बी डिफाइंड एज द मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ, छोटी सी छोटी सिग्नल स्ट्रेंथ दैट शुड बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ ए रिसीवर टू गेट ए स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितने का है? 100 वाट। 100 वाट का आउटपुट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल गेन बढ़ाना पड़ेगा। जितना गेन ज्यादा होगा उतना अच्छा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट लिखो सेलेक्टिविटी। देखिए अब वो सेंसिटिविटी था, आप सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सेलेक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया था नेटवर्क में, सेलेक्टिविटी लगभग क्वालिटी फैक्टर जैसा है। तो सेलेक्टिविटी इज डिफाइंड एज selectivity is defined as the ability of the receiver to select the required frequencies अब 3 ग्राफ देखना आप लोग, सभी लोग बोर्ड पर रहना। 3 ग्राफ देखना, 3 ग्राफ से क्लियरिटी आएगी आपको सिलेक्टिविटी की। मान लीजिए
ये अपने पास फर्स्ट है, फिर ये कोई सेकंड है, ऐसे ही कोई थर्ड स्टेशन है, ऐसे नंबर ऑफ स्टेशन है। अब ये बताओ, अगर सभी की बैंडविड्थ बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज ले रहे हो आप, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज है तो आपको प्रॉपर जिस फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करना है उसका सिलेक्शन कर लोगे, और ट्यूनर से ये मान लो अपने पास कोई सिग्नल है यहां कहीं, राइट, और इस सिग्नल को आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरह का एक फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक लोगे, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में इसको सिलेक्ट कर लोगे। इसको सिलेक्ट करते समय कोई इशू नहीं है, प्रॉपर है सब कुछ। लेकिन अगर आप सोचिए, लेकिन अगर ध्यान से देखना सब लोग, कॉन्सेप्ट यही बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अपने पास इनमें से, ये जो आप देख रहे हैं, अगर इनमें से बैंडविड्थ की वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो जाए जिसका आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस पर बैंडविड्थ की वैल्यू किससे मोर हो जाए, मोर देन 10 किलोहर्ट्ज, मान लो आप इसका सिलेक्शन करने जा रहे हो, तो क्या 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा बैंडविड्थ लेने पर सिलेक्शन ऐसा होगा? और इधर देखो सब लोग, क्या ये इस तरफ की भी कुछ इंफॉर्मेशन और इस तरफ की भी कुछ इंफॉर्मेशन खराब करेगा? नवीन कहाँ हो? सौरभ बोलिए। सौरभ क्लियर है? ये नवीन क्लियर हो रहा है आपको? जैसे यहां से ये सब जनरल सिग्नल स्टेशंस थे, इन स्टेशंस पर अगर आपने जो फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक ली रेडियो ट्यूनर की, वो ली है 10 किलोवाट से ज्यादा की, तो क्या ये अगल बगल वाले को भी कुछ कैच कर लेगा? और अगल बगल के साइड बैंड पर जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रही थी उसको भी ले लेगा? तो ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर ऊपर वाले की बात करें, और ऊपर वाले में मान लो स्टेशन ऐसे कैच किया गया, तो क्या ये बेटर है? बोलो। तो सिलेक्शन करते समय, सौरभ बताइए, सिलेक्शन करते समय जब आप इसका सिलेक्शन करेंगे 10 किलो हर्ट्ज तक का, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ट्यूनर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लिया जो 10 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की बैंडविड्थ रखता है, तो बताओ क्या ये अगल बगल वाले सिग्नल को भी कट कर देगा? राइट। तीसरा देखो, ये मैंने तब की बात कही है जब बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। एक अगला देखना, अगर बैंडविड्थ का मान 10 किलोहर्ट्ज से कम होता, फाइन। एक स्टेटमेंट और जरा समझो। सपोज मान लो यहां पर बहुत सारे स्टेशंस हैं,
राइट, जिसमें से इस बार सिलेक्शन जो आप कर रहे हो वो बैंडविड्थ लेस देन 10 किलोहर्ट्ज कर रहे हो। अब बताओ सौरभ क्या समस्या है? अगर 10 किलोहर्ट्ज से कम का सिलेक्शन कर रहे हो तो देखो इस बार सेलेक्ट करते समय, हाँ, अनुनाद आवृत्ति वाले का ग्राफ ऐसा जाएगा। अब क्या होगा, ये अपने सिग्नल की नीचे की इंफॉर्मेशन छोड़ देगा। तो हम क्या चाहते हैं, ना तो नीचे की इंफॉर्मेशन छूटे, ना तो दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ जाए। हम क्या चाहते हैं, जो लिया है बस उतने का सिलेक्शन। तो सबसे अच्छा कब सिलेक्शन होगा तीनों में बताओ? जब बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज मिलेगी, या 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, या 10 किलोहर्ट्ज से कम? बोलो। सबसे बेस्ट सिलेक्शन कब है? करेक्ट, एट 10 किलोहर्ट्ज, राइट। सबसे बेस्ट सिलेक्शन कब है? एट 10 किलोहर्ट्ज। इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी। लिख लो, पहले बना लो तीनों। कौन सा केस पास है? फर्स्ट केस बेस्ट। राइट, कंप्लीट। चलो अब देखो, पहली प्रॉब्लम समझ में आई। अगर आप बैंडविड्थ का सिलेक्शन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज से ग्रेटर कर लेते हैं तो भी गलत है। अगर बैंडविड्थ का सिलेक्शन 10 किलो हर्ट्ज से ऊपर कर लिया तो मोर देन other signal information is also there, other signal information also comes, तो ये भी नहीं चाहते। और अगर बैंडविड्थ लेस सेलेक्ट हो गई रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज से, तो देन सिग्नल इंफॉर्मेशन लूजेस। अब क्या हो रहा है, मान लो अगर मैंने छोटा सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या कर रहा है, अगर ऐसा सेलेक्ट किया रिसीवर तो सिग्नल की इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो गई, तो ये भी अच्छा नहीं है, राइट। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, इधर सुनो। आपने कहा एफ आर बराबर होता है 1/2 पाई √LC। इधर देखो 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 सौरभ, और एक होता है सेलेक्टिविटी आर क्वालिटी फैक्टर बराबर
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, राइट। आप या तो एल और सी को अगर बदलेंगे तो आपका एफ आर बदलेगा, और एफ आर बदलेगा तो साथ ही साथ क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी भी चेंज होगा, राइट। तो एक बैंडविड्थ को मेंटेन करते समय, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को मेंटेन करते समय आपके पास जब भी आप वैल्यू बदलोगे, तो अगर एफ आर बदला, एफ आर बढ़ा या घटा जो भी होगा, एफ आर चेंज, एफ आर बढ़ा या घटा, तो बताओ स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर चेंज होगा या नहीं होगा, सेलेक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा या नहीं। और अगर सिलेक्शन घटा बढ़ा, चाहिए कितना था 10 किलोहर्ट्ज, इसके इधर या इससे कम का सिलेक्शन हुआ तो दोनों तरफ दिक्कत है। तो किसी एक को सुधारोगे, जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा काम करो जिससे ये पर्टिकुलर चीज भी सुधर जाए, ये भी सुधर जाए, और किसी एक को बनाते हो तो दूसरा बिगड़ जाता है। आप अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाते हो, आप सोच रहे हो कि पढ़ाई और ज्यादा हो जाए, 10 की जगह 12 घंटे देते हो, तो घर का कोई और एक काम बिगड़ रहा है। इसका मतलब आपको दोनों को साथ साथ मैनेज करना है, और कोई भी एक बढ़ाते हो तो दूसरा घट जाता है। तो इसका मतलब हम दोनों चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। इसी वजह से एएम रिसीवर में सबसे ब्लंडर प्रॉब्लम क्या आती है, पुअर सेलेक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, पुअर सेलेक्टिविटी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एएम रिसीवर्स में कौन सी प्रॉब्लम है, आंसर इज पुअर सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं है इसकी। क्या अच्छा नहीं है इसका, सेलेक्टिविटी रिसीवर का। कोई एक बढ़ाओगे, कोई एक चेंज करोगे तो दोनों चेंज हो जाएंगे। सौरभ बात क्लियर हो रही है। जैसे आपने सी बदला तो क्या एफ आर बदलेगा, ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी बदली तो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी बदलने पर क्वालिटी फैक्टर बदला, और क्वालिटी फैक्टर ही सेलेक्टिविटी है, राइट। तो सेलेक्टिविटी भी अपने पास चेंज हो गया। तो दैट्स वाई सिलेक्शन कैसा हो गया, पुअर सेलेक्टिविटी। इसी को इंप्रूव करना अब हम चाहेंगे। अगला पार्ट, तो दो पार्ट बताया मैंने अभी। एक बताया सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी अच्छी रखने के लिए गेन अच्छा रखते हैं। अब अगला बताया सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी अच्छा रखने के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान ठीक ठाक, नहीं तो बैंडविड्थ का मान कम, राइट। ये दो पैरामीटर सेलेक्टिविटी के लिए होते हैं। और थर्ड, फिडिलिटी। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तब हम लोग एंट्री करते हैं सुपर हेक्टोडाइन रिसीवर में। तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, फिडिलिटी। ये रिसीवर की एबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर। तो इसको स्टूडेंट्स मैं आगे बता दूंगा, अभी एक्चुअली क्लास है मेरी ऑफलाइन, राइट। नेक्स्ट आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। यहां तक सबने लिख लिया है ना। अगला हम लोग सुपर हेक्टोडाइन से स्टार्ट करेंगे। जस्ट बस एक फिडिलिटी टॉपिक और छोटा सा बता दूंगा मैं, और लेक्चर्स आपका मैं आज करवा दूंगा, आज करवा दूंगा। मैं भूल गया था, सॉरी, कई दिन से आप लोग बोल रहे हो। बिल्कुल सौरभ, मुझे याद है आपने कई बार टोक चुके हो आप। हाँ बिल्कुल, आज ही करवा दूंगा। एक काम करना, आप मुझे 1 बजे के आसपास में कॉल कर देना, ठीक है, 1 सवा 1 पर। बस यही तक करना था। है, अरे ये विदाउट सिलेबस में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, है सिलेबस में। सुपर हेक्टोडाइन रिसीवर कॉलेज में पढ़ा होगा आपने, सुपर हेक्टोडाइन रिसीवर पढ़ा है ना आपने कॉलेज में, नाम सुना हो मतलब, राइट। तो सिलेबस में है।
विद इन 2 or 3 days अनीता, 2 से 3 दिन मैक्स। ठीक है, वो चालू हो जाएगा। ठीक है सौरभ, मैं करवा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।